हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जूनियर आइडल सुपर टेट के संबंधित आपके जो सिलेबस में आपका एक टॉपिक है जियोग्राफी में, भारत की मिट्टी, वनस्पति एवं वन्यजीव। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अपने देश यानी भारत से संबंधित जो जियोग्राफी में जो भी फैक्ट हैं वो पूछे जाएंगे। आपके जीएस वाले पोर्शन में भी आएंगे और आपके जो एसएसटी के जो सिलेबस है, ठीक है, जो सब्जेक्टली है, उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न ना होकर आप लोगों को ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसे मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। और ये जो भी पॉइंट हैं आपके एससीईआरटी की बुक, यानी कि जो यूपी में एससीईआरटी की बुक 6 से 8 तक जो की बुक है उससे मैंने इसे लिया है। तो इसमें कोई भी आप कन्फ्यूज़न मत रखिएगा क्योंकि आपकी इसी बुक से जो प्रश्न बनेंगे, हाँ, हो सकता है प्रश्नों का लेवल हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके एससीईआरटी की बुक से ही प्रश्न बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत की मिट्टी, वनस्पति एवं वन्यजीव। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा, यानी कि अब जो टॉपिक है उसे क्लियर कराऊंगा, वो मैंने अपने हैंड राइटिंग में बनाया है। तो थोड़ा सी मात्रा इधर उधर हो सकती है, तो उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैंड राइटिंग में ये आप लोगों को जो भी होगा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या है। तो वह होगा भारत में मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। यानी भारत की जो मृदा है, वनस्पति है, वन्यजीव किस प्रकार के हैं, उन्हीं को इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मृदा, ठीक है, मृदा क्या होती है। तो देख लीजिए मृदा क्या होती है। मृदा सभी लोग जानते हैं कि अपनी भाषा में क्या होती है, लेकिन उससे हम यदि एक परिभाषिक तौर पे देखेंगे तो किस प्रकार से परिभाषा निकलेगी। मृदा के ऊपरी, सॉरी फ्रेंड्स, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा या मिट्टी कहलाती है। यानी कि जो ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, जो ऊपर का जो परत होता है पतली, यही आपकी क्या कहलाती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। और यह परत जो होती है पतली होनी चाहिए, ठीक है। तो मृदा वह होती है जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, महीन परत, वही हमारी मृदा या मिट्टी कहलाती है। देखिए इस मिट्टी में क्या क्या आपको मिलेगा, तो देखते हैं। इसमें धूल के कण, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि पाए जाते हैं। यानी कि इस मिट्टी में आपको धूल के कण मिलेंगे, रेत मिलेंगे, कंकड़, पत्थर इत्यादि प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है मिट्टी यानी कि मृदा में। इसके अलावा देखिए मृदा या मिट्टी में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा देखिए आपको पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। यानी कि जो मिट्टियाँ होती हैं उनके अंदर पेड़ पौधे के जो होते हैं सड़े गले उनके अवशेष भी मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है ह्यूमस। क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि ह्यूमस क्या होता है। तो पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधों के सड़े गले जो अवशेष मिलते हैं पौधों के, वही हमारा ह्यूमस होता है। यह प्रश्न बना था कि ह्यूमस क्या होता है, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि जो पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष मिट्टी में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। देखिए यह मृदा को क्या करते हैं, अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। यह जो ह्यूमस होता है मृदा में यदि पाया जाता है तो वह मृदा हमारी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, उसमें हमारी फसलें अधिक अच्छी होती हैं। तो ये हमारा हो गया मृदा से संबंधित पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग मृदा के प्रकार। क्या देखेंगे हम लोग, मृदा के प्रकार देखेंगे। देखते हैं मृदा के प्रकार में किस प्रकार की हमारी मृदा आती हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए हमारा जो आएगा मृदा के प्रकार में, वो आएगा हमारा जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्या आ जाएगा, जलोढ़ मृदा। यह मृदा में सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, यानी कि मृदा मानी जाती है। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंटों को। तो देखिए यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। यानी कि यह मृदा जो होती है क्या होती है, कृषि के हिसाब से, फसलों के हिसाब से यह अधिक उपजाऊ होती है। ये याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी मृदा फसलों के लिए अधिक उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। कौन सी मृदा अधिक उपजाऊ मानी जाती है, जिस ऑप्शन में आपका जलोढ़ मिट्टी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। यानी कि यह किस प्रकार की किस प्रकार से बनती है मिट्टी,
तो यह नदियों द्वारा, जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये मान लीजिए ये नदी है, अब यहाँ से जल इसमें जा रहा है, ये जल जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिट्टियाँ होंगी, कंकड़ पत्थर जो कुछ भी होगा, तो कहीं ना कहीं ले जाकर क्या करेंगे, इसको गिराएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साइड में इधर जमा होता चला जाएगा। जब ये जमा होगा तो यही जो क्षेत्र होता है, यही आपका क्या होता है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। और देख लीजिए यह क्षेत्र कहाँ पे है, तो यह उत्तर का विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है, ठीक है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, याद रखें, उत्तर का विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से बना है। आगे देखिए लिखा है, इस मिट्टी में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी में सबसे जो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो आपकी गेहूँ हो गई, चावल हो गई, गन्ना हो गए। ये प्रश्न बन सकता है कि गेहूं के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, या चावल के लिए या गन्ना के लिए, तो वह होती है आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। ऑप्शन में जलोढ़ मृदा यानी मिट्टी होगा, उसे आप लोग राइट टिक करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। एक बार ससरी निगाह से फिर देखते हैं। यह सबसे अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये नदियों द्वारा उसके साथ बहाकर लाए जाने महीन मलबा के जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका जो ये जो इसका जो क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। इस मिट्टी में आपको गेहूँ, चावल और जो ये गन्ना होता है अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो होगी हमारी जलोढ़ मृदा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, आगे जो है वो है हमारे काली मिट्टी, ठीक है। क्या है, काली मिट्टी है। तो देखते हैं काली मिट्टी की क्या क्या विशेषता है। तो लावा की, ठीक है, लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से यह मृदा बनी है। फ्रेंड्स, यदि इस जो ये मेरा मटेरियल जो मैंने अपने हैंड राइटिंग में बनाया है, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका मैं आप लोगों को PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसका नोट्स के रूप में भी यूज कर सकें, ठीक है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा के चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखिए, लावा का मतलब, लावा आप लोग पढ़े ही होंगे, ज्वालामुखी पढ़े होंगे। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उसमें बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होता है, मैग्मा भी निकलता है। जब ये मान लीजिए धरती में से निकल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए धरती है, अब यहाँ से निकल रहा है तो इस तरह से निकलेगा ऊपर, फिर तो ये जाकर कहीं क्या होगा, मैग्मा क्या होगा, जमेगा, ठीक है। मैग्मा जब जमेगा जिस एरिया में, तो ये क्या होगा, किस रूप में जम जाएगा, तो ये लावा के रूप में जमेगा ना। तो जब लावा के रूप में यहाँ पे जम जाएगा तो कुछ दिनों के बाद ये टूटेगा फूटेगा। ये जब टूटेगा फूटेगा तो क्या होगा, जब इससे जब ये टूटेगा फूटेगा तो उस टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होगा वह हमारी कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी होगी, ठीक है। कौन सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए अच्छी मानी जाती है, कपास के लिए, ठीक है। देखिए आगे लिखा है क्या, इसे कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न कई बार बना है कि काली सॉरी फ्रेंड्स, कपासी या रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है। ऑप्शन दे देगा आपका, काली मिट्टी दे देगा, जलोढ़ मिट्टी दे देगा, ठीक है, लाल पीली मिट्टी दे देगा। तो यह कौन सी मिट्टी में, किस मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को, क्योंकि इसमें कपास अच्छी मात्रा में उगते हैं, इसलिए इसे कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। आगे देखिए इस क्या लिखा है, इसका रंग काला होता है। तो ये काली मिट्टी नाम से समझ में आ रहा है, तो ये किस प्रकार की होगी, काला रंग इसका होगा। देखिए आगे लिखा है, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस मुख्य रूप से मिलती है, तो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अधिकतर आप लोग देखेंगे कि कपास का उत्पादन वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी किससे बने हैं, तो काली मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। ये इसे कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में पाई जाती है मिट्टी, ठीक है। और यह क्या होती है, कपास के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। याद रख लीजिए, कपास के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और कपास को ही क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। याद कर लीजिए, कपास को ही वाइट गोल्ड कहा जाता है। आगे चलते हम लोग देखते हैं लाल पीली मृदा, ठीक है। लाल पीली मृदा यानी कि रेड येलो सॉइल, तो अंग्रेजी में इसे रेड येलो सॉइल कहते हैं। देखते हैं लाल पीली मृदा किस प्रकार की मृदा है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भागों में चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो ये भी टूटने फूटने से हुआ है, ठीक है, लेकिन
वह किससे हुआ था? लावा के टूटने फूटने से। कौन सी मिट्टी? आपकी काली मिट्टी लावा के टूटने फूटने से हुई थी। ये आपकी लाल पीली मृदा है, तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग में चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण किसका? लाल पीली मृदा का। किससे हुआ इसका निर्माण? प्रायद्वीपीय भाग में चट्टानों के टूटने से हुआ है लाल पीली मृदा का निर्माण। कंफ्यूज मत होइएगा, चट्टानों के टूटने फूटने से जो कि प्रायद्वीपीय भागों में और लावा के टूटने फूटने में अंतर है, ठीक है। ये अंतर है, आप लोग याद रखिएगा, ये मिलान संबंधी प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए लिखा है इसका रंग लाल पीला होता है, जैसा कि इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि लाल पीली है तो लाल पीला ही रंग होगा। आगे लिखा है यह गर्म और सूखे भागों में पाई जाती है, तो यह कहाँ पे पाई जाती है? गर्म और जो सूखे भाग होंगे वहीं पे यह मृदा पाई जाएगी। कौन सी? लाल पीली मृदा। तो गर्म कहाँ, कौन सा एरिया हो गया आपका? जैसे आपके राजस्थान का इलाका हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। और यह गर्म होगी, शुष्क होगी, पानी की मात्रा कम होगी, तो यहाँ पे फसलें जो है अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, उगेंगे ही नहीं। तो यह क्या होती है? कम उपजाऊ होती है, ठीक है। क्या होती है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? लाल पीली मृदा। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भागों में, ठीक है, चट्टानों को टूटने फूटने से हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। यह गर्म और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ होती है। बस क्लियर हो गया, ये हमारी लाल पीली मृदा हो गई। आगे हम लोग देखते हैं लेटेराइट, ठीक है। लेटेराइट को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लेटेराइट सॉइल। अब देखिए लेटेराइट मृदा क्या होती है? भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। देखिए गर्म तो आपकी लाल पीली मृदा भी हो गई, लेकिन वह गर्म और शुष्क स्थानों पे थी। यह गर्म और अधिक, जहाँ पे गर्मी भी होगी और अधिक वर्षा भी होगी, ठीक है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। तो ये याद रखिएगा, गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पे हमारी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे लिखा है अधिक वर्षा के कारण इसके पोषक तत्व रिस कर बह जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अधिक वर्षा होती है तो इसके जो इस मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? रिस कर बह जाते हैं। जब वर्षा अधिक होगी तो मिट्टी का कटान होगा, पानी के साथ वो बहेगा, तो उसके साथ तो उसके पोषक तत्व भी बहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है? यह कम उपजाऊ, जब उसके पोषक तत्व ही खत्म हो जाएंगे तो उपजाऊ मतलब उसमें कृषि अच्छी होगी नहीं, फसलें अच्छी होंगी नहीं, तो ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, जिससे यह कम उपजाऊ होती है। आगे देखिए लिखा है यह कहाँ पे पाई जाती है? यह केरल के मालाबार, मालाबार यानी पश्चिमी घाट, ठीक है, छोटा नागपुर एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। केरल का जो देखिए ये मालाबार, ये जो आपका गोवा से लेके तमिलनाडु का जो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो मालाबार तट है वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। और छोटा नागपुर और उत्तरी पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर और उत्तर पूर्वी राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वो आपकी चाय, कॉफ़ी, काजू, ठीक है, आदि प्रकार की कृषि की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हमारी फसलें होती हैं? चाय होती है, कॉफ़ी होती है, काजू होती है। किस प्रकार की मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग देखते हैं मरुस्थली या शुष्क मृदा। मरुस्थली या शुष्क मृदा, तो देखिए मरुस्थली या शुष्क मृदा किस प्रकार की मृदा है? भारत में यह मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह जो मरुस्थली, मरुस्थली से नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा कि मरुस्थल, ठीक है, जहाँ पे वर्षा कम होगा, या शुष्क जहाँ पे पानी नहीं होगा, ठीक है। तो यह किस स्थान पर पाई जाती है? जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहीं पे आपकी मरुस्थली या शुष्क मृदा पाई जाती है। देखिए एससीईआरटी से सब एकदम सरल भाषा में दिया है, इससे इस तरह से आप समझ जाएंगे तो बाकी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो आपको शब्द मिलेंगे ना, कुछ इतना स्टैंडर्ड लेवल के शब्द मिलते हैं कि जो समझ में नहीं आता है। इसलिए आप पहले एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो बुक है, यूपी का एग्ज़ाम देना है तो भैया एससीईआरटी की बुक तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यह भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। तो यह कहाँ पे पाई जाती है? मरुस्थल का मतलब समझिए राजस्थान, और पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान, पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थली या शुष्क मृदा। आगे देखिए लिखा है यह किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो यह रेतीली व नमकीन होती है। तो यह मरुस्थल का मतलब रेतीली ही हो गया, और इसका एक खास बात है कि किस प्रकार की होती है? इसका स्वाद नमकीन होता है। यह प्रश्न बनेगा
कि कौन सी मिट्टी नमकीन होती है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी नमकीन होती है, मरुस्थलीय या शुष्क। ठीक है, रेतीली व नमकीन होती है मरुस्थलीय मृदा। देखिए इसमें क्या होती है, इसमें नमी बहुत कम होती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय है तो नमी, जैसा कि कम वर्षा वाले स्थान है तो नमी कम होगी। आगे लिखा है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से इस मिट्टी की सिंचाई होती है। तो राजस्थान का जो एरिया है मरुस्थलीय एरिया, वहाँ पे जो ये मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, वो उस मिट्टी में जो सिंचाई होती है वह आपकी इंदिरा गांधी नहर से की जाती है, उस एरिया की सिंचाई। यह प्रश्न बन जाएगा कि जो राजस्थान में जो मरुस्थलीय या शुष्क मृदा पाई जाती है वहाँ पे किस चीज़ से सिंचाई की जाती है अधिक, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है उसी नहर से इस मिट्टी में सिंचाई की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग पर्वतीय मृदा। ठीक है, आगे हमारा क्या है, पर्वतीय मृदा। ये आखिरी मृदा हमारी है पर्वतीय मृदा। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। देखिए लिखा है भारत में इसका विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है पर्वतीय मृदा, तो पर्वतीय क्षेत्र होगा। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, पर्वतीय या पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह ढालों पर पतली परत के रूप में होती है। इसकी एक खास बात है कि ये जहाँ पे ढाल होगा, ठीक है, इस तरह से ढाल होगा, वहाँ पे ये पतली परत के रूप में होगी। जबकि पर्वतों की घाटियों में इसकी मोटाई अधिक होती है, और जो पर्वत की घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। कहाँ पे, पर्वतीय की घाटियों में इसकी मोटाई अधिक होती है, और जो ढाल होते हैं वहाँ पे इसकी मोटाई कम होती है, यानी पतली होती है। आगे देखिए लिखा है इस मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। क्योंकि ये पर्वतीय मृदा है, पर्वतों पे पाई जाती है, तो वहाँ पर्वतीय वन भी पाए जाएंगे। कहीं कहीं सीढ़ीदार खेती में खेती होती है। तो कहीं कहीं पूछ देगा प्रश्न कि ऐसी कौन सी मृदा है जहाँ पे कहीं कहीं पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, प्रश्न बन सकता है ये आप लोगों को, या मिलान करने के लिए दे देगा। तो यह कौन सी मृदा हो जाएगी, पर्वतीय मृदा। ठीक है, कौन सी मिट्टी होगी, पर्वतीय मृदा पे, जहाँ पे कहीं कहीं पे सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पे खेती की जाती है। किस प्रकार की खेत बना दिया जाता है, सीढ़ीदार, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग नोट में थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट में हम लोग देखेंगे कि वनस्पति, ठीक है, वनस्पति क्या होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग, हमारा टॉपिक वनस्पति आ गया। जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी वनस्पति, ठीक है, जो मनुष्य की सहायता के बिना, ठीक है, यानी मनुष्य उसमें कोई योगदान नहीं देता है, वो अपने आप क्या होती है, बढ़ती है, उगती है। ठीक है, तो वही क्या होती है, हमारी प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा उसका, ठीक है, सब कुछ काम हो रहा है, तो वो हमारी होती है प्राकृतिक वनस्पति। ये तो एकदम आम भाषा, आप लोग सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें तो एकदम जुबान पे होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति, ठीक है, किस प्रकार की है उसे हम लोग देखते हैं। तो भारत में वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत को जो वनस्पतियाँ कितने भागों में विभाजित किया गया, प्रश्न बन सकता है 5। ठीक है, कितने, 5 भागों में। सबसे पहला हम देखते हैं कौन सी वनस्पति हमारी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग देखेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए इसकी क्या खासियत है इस वनस्पति की। तो यह वनस्पति देखिए, ये वन 200, ठीक है, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिए एक बार बना था आपके यूपी टेट में या सुपर टेट में या किसी एग्जाम में, हाल ही में 2-3 सालों के अंदर बना था कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये प्रश्न उसमें ऑप्शन दिया था 100 सेंटीमीटर, 150, 200, 200 से अधिक। तो आप 200 से अधिक वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, कितना, 200 से अधिक वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। ये होती है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र, जहाँ पे 200 से अधिक जो सेंटीमीटर होता है, 200 से अधिक सेंटीमीटर तक वर्षा, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। आगे देखिए लिखा है मुख्य रूप से यह पश्चिमी घाट तथा देश, यानी हमारे देश के, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। तो यह मुख्य रूप से कहाँ, आपके जो पश्चिमी घाट आपका गोवा से लेकर आपके तमिलनाडु तक जो है,
यहाँ पे ये मुख्य रूप से ये वनस्पति यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, और आपके जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ पे ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट आप लोग हमेशा समझिएगा गोवा से, ठीक है, गुजरात से थोड़ा सा लेकर आपके तमिलनाडु तक। तमिलनाडु आपका जो ऐसा एरिया है आपके पूर्वी घाट में भी आ जाता है और पश्चिमी घाट में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु ऐसा एरिया है जो कि आपके दोनों तटों के अंतर्गत आ जाता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है, ये वन बहुत घने और ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? ये जो वन होते हैं बहुत घने और ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। वर्षा होने के कारण हमेशा उसमें से नई नई वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे उगते रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, बहुत घने होते हैं और बहुत ऊंचे भी होते हैं। वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में। आगे देखिए लिखा है, इसकी वनस्पतियाँ अलग अलग समय पर, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हो गई, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखते हैं। इसकी पत्तियां अलग अलग समय पर गिरती हैं जिससे यह हमेशा हरे भरे होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इनकी पत्तियां जो है एक ही साथ नहीं, जैसे आप पतझड़ का मौसम आ गया तो सारे पौधों का पत्ते क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। लेकिन इस तरह के वनों में क्या होता है कि इनकी पत्तियां अलग अलग समय पर गिरती हैं। जब अलग अलग समय पर गिरेंगे तो समझे में नहीं आएगा कि किस पेड़ की पत्ती गिरी है किसकी नहीं गिरी। इसी कारण क्या होता है कि हमेशा ये वन क्या होते हैं, हमको हरा भरा दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें, इन वनों को क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। अंग्रेजी में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, ये और अंग्रेजी में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। किस प्रकार के वनों को? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियां क्या होती हैं, अलग अलग समय पर गिरती हैं, इसी कारण। अगला देखिए, इसमें जो पॉइंट है वो लिया है, दिखा है कि इसमें मुख्य रूप से महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि महोगनी या एबोनी जो वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहीं पे ये वन पाए जाते हैं। कौन से? महोगनी या एबोनी, महोगनी, एबोनी, रबड़ और रोजवुड। ठीक है, इस तमाम इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है, ये वन सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है, सामान्य वर्षा यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के जो बीच वर्षा होती है उसी को सामान्य वर्षा कहा जाता है, वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं सामान्य वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा है, जहाँ पर वर्षा होती है ऐसे स्थानों पर आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है ऐसे स्थानों पर यही वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न बनेगा कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पे वर्षा होती है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, एक ही चीज़ को मैं कई बार कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, पतझड़ से समझ जाइएगा कि पतझड़ का बात इसमें देगा। पतझड़ का मतलब हो गया कि एक ही साथ सब पत्ते गिर गए। ठीक, देखिए आगे लिखा है, यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। यदि आपने मेरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कई बार, हिमालय का भी मैंने उसमें प्रश्न इंक्लूड किया है हिमालय से संबंधित। तो उसमें बताया कि कौन से हिमालय कहाँ पे है। ठीक है, हिमालय के कई भाग हैं। ठीक है, आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। तो ये आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो आपने नोट्स बनाया है तो अब अपने नोट्स को जाकर देखिए और पढ़िए, फिर तब समझिए इसे। तो क्या क्या था हमारा, यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक जो श्रेणी है यह सबसे उसकी निचली श्रेणी, दक्षिणी श्रेणी है हिमालय की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। से लेकर पश्चिमी घाट तक पूर्वी ढलानों तक फैले हैं, यानी कि हिमालय की जो से शिवालिक श्रेणी है और ठीक है वहाँ से लेकर पश्चिमी घाट के जो भूत और पूर्वी ढलानों तक है यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से लेकर पश्चिमी घाट, ठीक है, घाट के पूर्वी ढलानों तक फैला है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन।
आगे लिखा है कि यह कम घने होते हैं। कम घने होते हैं क्यों? जैसा कि मैंने बताया है, कम घने होने का कारण है कि यहाँ पे ये वर्षा कम होगी, पेड़ पौधे भी कम उगेंगे, इसलिए कम घने होते हैं। ठीक है। और इनके जो पत्तियाँ होती है, पतझड़ वाले वन है तो एक ही साथ गिर जाएंगे, तो इसलिए कम घने इस तरह से भी दिखते हैं। तो देखिए आगे लिखा है क्या, यह एक निश्चित समय पर अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु, निश्चित समय यानी कि ज़्यादातर आपके ग्रीष्म ऋतु गर्मी समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो यह अधिकांश क्या किस समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये एक निश्चित समय इनका होता है, जैसे कि गर्मी का। ठीक है, अधिकांश गर्मी के समय में अपने क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। कौन से? आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग। नेक्स्ट देखिए लिखा है, इसलिए इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय पे अपने पत्ते पत्ते गिराते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी फॉरेस्ट या मानसूनी वन कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन होता है, साल देखा नहीं होगा तो सुना होगा जरूर से। साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए लिखा है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र के इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्योंकि इसका विस्तार कहाँ से है? आपके हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से लेकर पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्वी इलाके में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। देखते हैं इसकी क्या खासियत है। तो इसकी सबसे पहले खास बात देखते हैं, ये वन कम वर्षा, ठीक है, ये वन कम वर्षा, ठीक है, जहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी कि 80 सेंटीमीटर से कम, जहाँ पे 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो ये तो उसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहेंगे, वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ठीक है, यह आपके 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये प्रश्न बनेगा कि 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती हैं, या ये भी बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियों में जो एरिया होते हैं वहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 80 सेंटीमीटर से कम। आगे देखिए लिखा है, यह वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण पठार, शुष्क भागों में मिलती है। तो यह कहाँ पे मिलती है ये वनस्पतियाँ, ये झाड़ियाँ आपको? तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण पठार के जो शुष्क भाग होते हैं, जो शुष्क भाग जहाँ पे वर्षा कम होती है 80 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, वहीं पे ये मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। आगे देखते हैं हम लोग, इन वृक्षों की पत्तियां कटीली होती हैं। ठीक है, इन वृक्षों की सबसे खासियत बात यह कि इनकी क्या पत्तियां होती हैं, कटीली होती हैं। ठीक है, नुकीली कटीली होती हैं, जिससे यह पानी की कमी को पूरा करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत खास बात कि कटीली होने के कारण इनकी पत्तियां कटीली होती हैं, और इसी कारण से क्या करते हैं, यह पानी की जो कमी होती है आपूर्ति है पूरा करती हैं। क्यों? ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है कि कैसे? क्योंकि इनकी पत्तियां होती है क्या, नुकीली कटीली होती हैं, इसीलिए ये क्या करती हैं, अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें दिखा है, इसमें झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो झाड़ियाँ के नाम से ही है ये वन, तो झाड़ियाँ अधिक पाई जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आगे चलिए देखते हैं, इसमें प्रमुख रूप से कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वृक्ष होगा वो आपका कीकर हो जाएगा, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस। सबसे आपका आ जाता है खैर, आ जाता है बबूल और कैक्टस, ये तीन जो होते हैं ये आ जाता है, यही प्रश्न में बनते हैं ये। तो वैसे आप लोग 5 से 6 नामों को याद रख लीजिएगा, कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो मरुस्थलीय झाड़ियाँ होती हैं वहीं पे ये पाए जाते हैं, और इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, कटीली होती हैं, जिससे ये क्या करते हैं, अपनी जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, देखते हैं
पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए क्या दिया है, पर्वतीय वन में दिया है ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह वन जो होते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से, पर्वतीय वन, नाम से ही समझ में आ रहा है। आगे देखिए इसमें लिखा है इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शंक्वाकार पर्वतीय वन पाए जाते हैं। बहुत ही देखिए इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हैं, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, तो इसमें किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय, पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, शंक्वाकार पर्वतीय वन पाए जाते हैं। किसमें, आपके पर्वतीय वन में। आगे देखिए लिखा है आपका समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है, ठीक है, दो बार होता हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, एक ही बार रखते हैं। देखिए जो समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से बात हो रही है, ठीक है, समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का जो आकार होता है वह क्या होता है, शंक्वाकार होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, समुद्र तल से कितने ऊंचाई तक जो पर्वतीय वन होते हैं इनका आकार, वृक्षों का आकार क्या होता है, शंक्वाकार होता है। तो ये आपके ऑप्शन में जहाँ पर रहेगा 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक, तो ये राइट हो जाएगा, यानी 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक इन वृक्षों का जो आकार होगा शंक्वाकार होगा। आगे देखिए, आगे लिखा है इससे शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। तो शंक्वाकार आकार होने के कारण इसीलिए इसे शंकुधारी भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये आपके पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा है आपका इसमें मुख्यतः चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार एवं मैग्नोलिया वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के वनों में आपके चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार और मैग्नोलिया आदि प्रकार के क्या होते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं आपके पर्वतीय वन में। आगे चलिए देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन जो पॉइंट है उससे आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ईबीएस में आपके ये प्रश्न बनते हैं और जूनियर सुपर टेट के लिए तो ये जियोग्राफी में है ही। देखिए आगे लिया है हमारा ज्वारीय या दलदली वन। देखिए ज्वारीय या दलदली वन किस प्रकार के वन होते हैं, यह डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। तो यह वन जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, डेल्टा प्रदेश, जहाँ पर डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है, नदियाँ डेल्टा बनाती है ना, तो डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के जो ज्वार, जहाँ पे समुद्र के ज्वार ज़्यादा निकलते हैं उस एरिया में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से, ज्वारी या दलदली वन, ठीक है। आगे देखिए यह वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि यह जहाँ पे खारे पानी भी होते हैं वहाँ पे भी ये वृक्ष रह सकते हैं। कौन से, ज्वारी वन वाले वृक्ष। आगे देखिए लिखा है आपका यह मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि जो आपका ज्वारी या दलदली वन है यह कहाँ पे मुख्य रूप से मिलते हैं, तो ये आपको पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोई भी ऑप्शन में, सॉरी फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन में होगा तो उसे आप लोग ट्रिक कर देंगे। कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे देखिए दिया है आपका इसका मुख्य क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है, क्योंकि गंगा नदी का जो डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन, क्योंकि कई नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं, ठीक है, तो सुंदरवन, तो इसका मुख्य क्षेत्र क्या हो जाता है, गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र, क्योंकि क्या है ये आपके डेल्टा प्रदेशों के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे ये पाए जाते हैं। तो गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहीं पे ये मुख्य रूप से इसका क्षेत्र पाया जाता है। आगे देखिए लिखा है इसमें मुख्य रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा बात, सुंदरी वृक्ष, कितना अच्छा नाम, देखिए सुंदरी वृक्ष। तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इस वनों में, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सुंदर वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो डेल्टा है वो क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो यह कहाँ पे, जिससे इन्हें क्या कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण ऐसे वनों को सुंदर वन भी कहते हैं, ठीक। देखिए और इस वन का एक नाम है मैग्रो, ठीक, मैग्रो वन भी कहा जाता है।
ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो आपका ज्वारी या दलदली जो वन होता है उसे ही मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, अब देख लीजिए, अब तो ये तो हो गया, मृदा हो गई और वनस्पतियाँ हो गई। अब थोड़ा जो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, उससे हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इसमें किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का, अभ्यारण्य का नाम नहीं है, उसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा 10-15 मिनट का मात्र, ठीक है। ये आपको ये है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, देखिए ये क्या होता है, तो यह वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद है। प्रश्न बनेगा कि वह क्षेत्र को, इस ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ पर शिकार और चराई पूर्णतया एकदम क्या है, प्रतिबंधित है, ठीक है, बंद है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम, उस एरिया को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ऐसे एरिया में आप लोग शिकार नहीं कर सकते हैं और ना ही चराई कर सकते, एकदम पूर्णतया क्या है, प्रतिबंधित है। तो राष्ट्रीय जो उद्यान होता है वहाँ पर शिकार करना और चराई करना पूर्णतया बंद है, याद रखिएगा। ये डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता रहा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, क्लियर हो जाएगा अभी। अब देखिए, अब इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये क्या होता है, वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर क्या, नियंत्रण में उनके, ठीक, अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। समझ में आ गया कि नेशनल पार्क क्या होता है, जहाँ पे आपकी चराई और क्या होता है, वहाँ पे शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अनुमति के आधार पे वहाँ पे चराई की जा सकती है, यही डिफरेंट है। आगे देख लीजिए, हमारा ये लास्ट है, ये है पक्षी विहार, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। तो ये क्या होता है, वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वही हमारा पक्षी विहार होता है, ठीक है। पक्षी विहार वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, वही हमारा पक्षी विहार हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नेशनल पार्क क्या होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, पक्षी विहार क्या होता है। ये इसका अंतर आप लोग समझ चुके होंगे, तो सबका मतलब भी समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत तो हेल्प होगी, थोड़ा कि यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रश्न इसमें से आपको बन जाएंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न आपका छूटेगा ना, हाँ छूट सकता है इसमें से, मान लीजिए ये कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा नेशनल अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये तो इसके वीडियो अलग से बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा भाई, एक लाइक ज़रूर से करिएगा, ठीक। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, इसका मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।